जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में। मैं संजय भट्ट आज एक बार फिर पुनः हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में। दोस्तों आज मैं फिर आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के हाजिर हूँ। जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उससे आगे आज को हम बताएंगे अच्छी तरीके से और बेहतर ढंग से। हाँ, एक चीज़ और आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि वीडियो आज हम 1080p पिक्सल पे शूट कर रहे हैं। तो आप जब भी वीडियो देखिएगा तो आप वहाँ से वीडियो की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 1080 पे, शायद पिछले वीडियो में 720 पे हमने शूट किया था तो कुछ कम क्लियर दिखाई दे रहा था, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए आज हम 1080 पे शूट कर रहे हैं कि जिससे एकदम सही और एकदम स्पष्ट दिखाई दे। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखिएगा तो 1080p पे करके तब देखिएगा। तो दोस्तों आज हम फिर आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के ही हाजिर हैं। आपको वहीं लिए चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर पर, जहां हमने उस दिन आपको पढ़ाया था। वो एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें आपको पढ़ाएंगे हम आज ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था, वही आज हम लेकर के हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन आज है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में हमें चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो हमें चार्जेस की संगठन थी। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला क्वेश्चन है कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। तो उद्योगों का स्वतंत्र विकास न होने का कारण था भारी उद्योगों का अभाव, यानी जो भारी भरकम उद्योग थे उसका अभाव था। अगला है कि इस्टमरारी बंदोबस्त लागू किया था। तो इस्टमरारी बंदोबस्त लागू करने वाला वायसराय या गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही अस्थाई बंदोबस्त भी लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टे पर जारी करके अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका आंसर है कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। कि जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बिहार में, उसका कारण था कि जो जमींदार हुआ करते थे उनकी जो ज़मीन थी उस पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित, यानी जो वंश परंपरा होती थी वो स्वेच्छा से हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है। अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो 1885 में बंगाल बिहार में एक अधिनियम लाया गया कि बंगाल किराएदारी अधिनियम जो लाया गया था वो 1885 में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हुआ था। तो जो सर टॉमस मुनरो जिस राजस्व भू बंदोबस्त से संबंधित थे उसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो सबसे पहले मद्रास और फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। तो ब्रिटिश भारत के रैयतवाड़ी व्यवस्था में दक्षिण भारत में भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी, जिससे मतलब भूमि का जो कर होता था उसे लिया जाता था, भू राजस्व संग्रह वसूला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सही कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। जो लगान किसान देते थे वो सीधे सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और जो सरकार होती थी उसे रैयत जो पाती थी वो पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य, अगर कर जिस भी भूमि पर कर लगाया जाता था उसका पहले सर्वे किया जाता था अंग्रेजी शासन के अधिकारियों के द्वारा, और फिर उन्हीं अधिकारियों के द्वारा उस भूमि का मूल्य निर्धारित किया जाता था कि इस भूमि का कितना मूल्य यानी कितना कर लगेगा जो भी किसान इस खेत को या भूमि को खेती करेगा। अगला क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई तो 1839 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा क्या है? तो अब भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला है अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी दादा भाई नौरोजी, इन्होंने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीन लोग ऐसे थे कि जो भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद का इनके उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और ये बहुत पॉपुलर पुस्तक थी इनकी, और आज के ही बहुत सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। अगला है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की थी। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि ब्रिटेन जो है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था तो ये कार्ल मार्क्स थे। अगला जो पार्ट है वो 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। तो दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जो अंग्रेज थे वो धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था भारतीयों के मन में, इसीलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और ये स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो मंगल पांडे एक सिपाही थे बैरकपुर में, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में कार्यरत थे। तो उस समय एक इनफील्ड राइफल आई थी और इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाए जाते थे वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने हुआ करते थे। तो एक सेना में एक अफवाह या जो भी कुछ मान लीजिए फैला कि जो कारतूस है वो सूअर और गाय की चर्बी से बने हैं, और कारतूस को उस इनफील्ड राइफल में लगाने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था। इसीलिए ये दोनों धर्मों, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिपाहियों के विरुद्ध था, क्योंकि लोग पहले धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आज भी लोग धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा था। पहले समुद्र को लांघना में या पार करना भी पाप माना जाता था। तो उसी इनफील्ड राइफल और वही सुअर और गाय की चर्बी लगी कारतूस की देन थी 1857 एक आग के जैसे फैली। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर में,
ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। वहीं ये सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। मंगल पांडे सिपाही थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए जम आलम बहादुर का खिताब दिया। तो वक्त खां एक सिपाही था मुगल दरबार में या मुगल शासन व्यवस्था में। उसने बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना घटी तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था, तो 1857 में जो क्रांति हुई या स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका जो प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया तो दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और इनकी शादी झांसी राजघराने में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, तो 1857 में बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो खान बहादुर खान थे। इन्होंने 1857 की क्रांति की बरेली में नेतृत्व किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो ह्यूरेज का, जो ह्यूरेज से अंग्रेज सैनिक जो था ह्यूरेज, उससे इनका सामना हुआ था। उसी से ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा तो बेगम आफ अवध, यानी जो अवध की बेगम थी या बेगम हजरत महल के नाम से भी जानी जाती थी, कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वो बेगम हजरत महल थी या बेगम आफ अवध भी कह सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो वही मतलब आंसर होगा बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या किस रियासत में थी? तो अवध रियासत में सबसे अधिक सिपाही भाग ले रहे थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तो नाना साहब जो थे उनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे का ही असली नाम या वास्तविक नाम जो भी कह लीजिए वो तात्या टोपे था। रामचंद्र पांडुरंग उनका असली नाम, जो वो तात्या टोपे का असली नाम था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे, तो कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे, वो वहीं के रहने वाले थे और उन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। और एक ये भी बता दें कि जितने नेतृत्वकर्ता थे 1857 के, उसमें सबसे वृद्ध व्यक्तियों में से ये थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, असम में इसने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो वो जगदीशपुर, और जगदीशपुर के ही वो
जो राम कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के ही रहने वाले थे। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? वो भी कुंवर सिंह। उसका भी आंसर यही होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो जयपुर में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वहां तक इसकी आग या लहर नहीं पहुंची थी। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया तो शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदाउल्ला, मौलाना फजेहल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो सबसे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि तो मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुने होंगे, वो बहुत प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। ये 1857 की क्रांति को इन्होंने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था तो मिर्ज़ा गालिब आगरा के रहने वाले थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था तो उधम सिंह का इसमें कोई संबंध 1857 की क्रांति से कोई संबंध इनका नहीं था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था तो ग्वालियर के सिंधिया वंश जो थे वो अंग्रेज की मदद करते थे। वही सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया ये अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे, ये अंग्रेजों की चापलूसी करते थे राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया तो साहूकार और जमींदार जो हुआ करते थे वो 1857 में भाग नहीं लिए थे। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था तो चित्तौड़गढ़ जो था वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। और यहाँ एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से या पूरा दक्षिण भारत भी 1857 की क्रांति से अछूता था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में से अप्रभावित रहा तो मुंगेर में कोई इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा था, वहाँ इसकी लहर या इसकी क्रांति की लहर वहाँ तक नहीं पहुँची थी। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन का, तो ये एकदम करेक्ट एकदम सही सुमेलन है। बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा या जगदीशपुर कह लीजिए, नाना साहब कानपुर। आगे फिर सही सुमेलन का ही है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल या बेगम आप अवध, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। आगे फिर सही सुमेलन का है नाना साहब कानपुर, नवाब हादिम अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था तो जॉन वेनेट हैरसे जो थे वो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विस्काउंट पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा तो कारण क्या थे कि भाई ये इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ी क्रांति जो असफल हो गई, तो इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब जो ये आंदोलन हुआ ना,
ये इसमें कोई ना कोई संगठन काम कर रहा था और ना कोई योजना बनाई गई थी। बस ऐसे बगैर पूर्व योजना के ये अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया या क्रांति छेड़ दी गई। तो कोई भी काम बगैर योजना के किया जाता है तो उसमें असफलता ही हाथ लगती है। जैसे आप पढ़ाई ही करते हैं तो अगर आप योजना बना करके पढ़ते हैं तो भी आप सफल होंगे। अगला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों क्यों हुआ था? कारण क्या थे असफल होने के? तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। जो भी भारतीय सिपाही इसमें भाग ले रहे थे उसमें एकता की कमी दिखाई पड़ रही थी, एकता की कमी का झलक दिखाई पड़ रहा था। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और जितने भी देसी रियासत या जितने भी भारतीय राजा थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे केवल अपनी राज्य बचाने के लिए। ब्रिटिश सिपाही वहीं अच्छे सज्जित और संगठित, और ब्रिटिश सिपाही जो थे यानी अंग्रेज़ सिपाही जो थे उनको ट्रेनिंग मिला हुआ था और वो सुसज्जित थे, उनके पास गोला बारूद था, हथियार थे। जबकि भारतीय सिपाहियों को न ट्रेनिंग मिला था न इनके पास हथियार था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में से 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो भी स्थानीय राजा थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिए। अगला क्वेश्चन है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो लड़ते लड़ते जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में अपना जीवन खो दिए थे। कथन कारण का क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने के में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। ये सही है कि जो देसी राजा रियासत के राजा हुआ करते थे वो अंग्रेज का साथ दे रहे कि न कि भारतीयों का। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। वह आधुनिक इतिहासकार जिन्हें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो वीडी सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने कहा था कि 1857 की लड़ाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी और इनकी पुस्तक का नाम भी है 1857। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय आंदोलन था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसको कहने वाले थे आर.सी. मजूमदार। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने जो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण थे उसको भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में यानी जो भारतीय प्रशासन था उसको अपने ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की, कंपनी के नियंत्रण से हटा करके ब्रिटिश के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसको महारानी विक्टोरिया ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्विस आयोग
पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। अगला क्वेश्चन है अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ, तो नील उपद्रव का हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था नील दर्पण नामक पुस्तक। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी सन्यासी विद्रोह पर। जो आनंद मठ पुस्तक लिखी गई थी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में किया था। मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य वाकसत भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ को माना जाता है। फराजी थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया, तो वसुदेव बलवंत फड़के थे, वो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना उन्होंने किया था। अगला है रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो खोंद जनजाति जो थी वो मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत थे, इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजात विद्रोह हुआ था 1820 में। संताल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू और भैरव चांद ने किया था। अगला है 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित, तो भील विद्रोह की घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। दोस्तों साथियों, यहीं आज हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और आगे फिर कल हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। इससे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे इससे आगे कल लेकर के आएंगे। बस हाँ, आपको करना क्या है कि इस हमारे वीडियो को सपोर्ट करना। सपोर्ट आप कैसे करेंगे कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल और हमारे उस उत्साह को आगे बढ़ाइए। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम रोज़ नए नए वीडियो नए नए सब्जेक्ट पर लेकर के हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।